7 of दृष्टि IAS। सो देन इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इनिशिएटिव स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बाकी पिछले लेक्चर्स आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। सो लेट्स कम टू दिस पार्ट। तो इसमें पहली न्यूज़ है, इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। गति शक्ति एक मिशन है जिसके थ्रू क्या किया गया है, गति शक्ति एक स्कीम लॉन्च की गई है, मिशन लॉन्च किया गया है कि जिसके अंदर क्या किया कि जितने भी हमारी लॉजिस्टिक वाली चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक चीज़ें हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन सबको इकट्ठा लाके हमको सारी मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ कोलैबोरेट करके सब चीज़ें एक साथ डेवलप करनी है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द गति शक्ति मिशन। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीनों मिनिस्ट्री ने मिल के एक इनॉग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड फैसिलिटी, मानेसर, हरियाणा में, ठीक है। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इस न्यूज़ में याद करने के लिए कि कहाँ पे किया है, मानेसर, हरियाणा में, ओके। और ये लिंक किससे किया गया है, पतली रेलवे स्टेशन जो है, जो कि 10 किलोमीटर डेडिकेटेड रेल लाइन है, उसके साथ लिंक किया गया है। और ये हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या साइन किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सिंपल मतलब है कि जितना भी बायलेटरली आप ट्रेड कर रहे हो, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, तो उसको आप फ्री करो, उसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाओ, उसमें कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाओ, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और यूके ने अभी, यूनाइटेड किंगडम ने अब साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज साइन किया है। फिर अगर हम बात करें तो इंडिया जो है यूके का 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ 2025। तो इंडियाज़ पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स जो है ये वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इंडिया ने सक्सेसफुली 171 मिलियन पीपल को पॉवर्टी से निकाला है, ठीक है। तो दैट इज़ द न्यूज़ ओनली, उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स कौन निकालते हैं, वर्ल्ड बैंक निकालती है। नेक्स्ट आते हैं विज़हिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है केरला में, त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक है। तिरुवनंतपुरम वहाँ पे केरला में इनॉग्रेट किया है। तो ये सिर्फ आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत है कि विज़हिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट कहाँ पे है, ये केरला में है, ठीक है। और ये इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो याद रखिएगा, डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी में इस समय पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार ये न्यूज़ में था इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। की फीचर्स की अगर बात करें तो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेजल्स रखे गए हैं कि ड्रेजिंग ज़्यादा ना हो और मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो। और ये जो है इंडिया का फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है जहाँ पे एआई ड्रिवन कंट्रोल रूम्स वगैरह हैं, ठीक है। और कंट्री का पहला इंडिजीनियस वेजल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विज़हिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। और ये प्रोजेक्ट कौन एग्जीक्यूट किया, अदानी पोर्ट्स ने, ठीक है। बस इतना याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं 5 न्यू नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। ये एक मेजर स्टेप लिया गया है कि हमारी वोकेशनल एजुकेशन जो है इंडिया में उसको बढ़ाने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेडेशन जो है इसको अभी अप्रूव किया है। और यहाँ पे उन्होंने 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए हैं स्किलिंग के लिए, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में डिफरेंस ये होता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सेंटर ही बस फंड प्रोवाइड करती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करती है। तो 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अभी ये बजट में अनाउंस की गई है और इसमें 60,000 करोड़ का बजट दिया गया है, जहाँ पे स्टेट का शेयर है 20,000 करोड़, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ का भी कुछ शेयर है। और इसमें को फाइनेंस कौन कौन से करेंगे, जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलके हमको को फाइनेंस भी करेंगे। अब स्कीम क्या करती है, स्कीम किस पे फोकस करती है,
जो 1000 गवर्नमेंट आईटी हब्स हैं, आईटीआई हब्स हैं, उनको जो है पूरी तरह उनके कोर्सेज को रिवैम्प करना है, ठीक है, उनके ट्रेड्स को रिवैम्प करना है, एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन जो है वो 5 नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 5 न्यू नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और को फाइनेंस एडीबी एंड वर्ल्ड बैंक भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेमी कंडक्टर यूनिट इन उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कि हम एक और सेमी कंडक्टर यूनिट जो है स्टेब्लिश करेंगे अंडर इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन उत्तर प्रदेश में। ये एक जॉइंट वेंचर होगा HCL और फॉक्सॉन का। HCL जो है बहुत आपको पता है कि वो इसको जाना जाता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर वगैरह डेवलप करती है, और फॉक्सॉन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो वो भी अब टुगेदर वो कहाँ पे सेटअप करेंगे प्लांट? जेवार एयरपोर्ट जो है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, तो वहाँ पे वो करेंगे। 5 सेमी कंडक्टर यूनिट्स कौन कौन सी है? माइक्रॉन सेटिंग सेमी कंडक्टर यूनिट गुजरात में है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात में है, टाटा सेमी कंडक्टर आसाम में है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पावर विथ अदर इन सनात गुजरात में है, और केन्स सेमी कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड ये भी गुजरात में है। सो दिस इज ऑल न्यूज़, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उन्होंने, और उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने साइन किया है एक स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट एंड शेयर होल्डर एग्रीमेंट, जो कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को है उसको एडवांस करने की बात की है। तो नेशनल और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक ये कोलैबोरेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने हैं आगरा प्रयागराज में। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटेड क्लस्टर जब हम बना देंगे तो हमारे सारे क्लस्टर जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, तो सारे क्लस्टर कोलैबोरेट होके एक जैसा काम कर पाएंगे। तो इसलिए जो है मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को हमको इंटीग्रेट करना है मेक इन इंडिया के अंदर। तो IMC आगरा की अगर बात करें तो 1058 एकर्स में ये है, और ये 352 एकर्स में। तो ये दोनों जो भी डाइवर्स वर्क कर रहे हैं, दोनों मिलके एक साथ वर्क करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें हो पाएंगी। दैट इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। नेक्स्ट आते हैं NPS वात्सल्य स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, अभी ये माइनर्स के लिए लॉन्च की गई है। तो ये क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य स्कीम जो है ये एक पेंशन स्कीम है जो कि माइनर्स के लिए लॉन्च की गई है, ठीक है। ये अभी बजट में अनाउंस की गई है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे NPS वात्सल्य के लिए सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट की अगर बात करें तो 1000 कर सकते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट में कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं। चाइल्ड जो है, माइनर जो है, अगर वो 18 साल से कम का है तभी आप करेंगे। स्कीम ये अलाउ करती है कि पेरेंट्स जो है एक NPS वात्सल्य अकाउंट ओपन करेंगे अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए जो चाइल्ड 18 साल से छोटा है, और अंटिल 18 साल तक जो है, जब वो 18 साल का होगा तब तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब चाइल्ड जैसे ही 18 साल का हो जाएगा तो वो जो NPS वात्सल्य स्कीम है वो दूसरे रेगुलर NPS अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम फॉर बट फोकसेज ऑन चिल्ड्रन। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो जितने भी माइनर सिटीजन हैं जो 18 साल से कम के हैं वो आएंगे। अकाउंट जो है ओपन किसके नेम पे होगा? माइनर के नेम पे होगा, जो कि पेरेंट ऑपरेट करेंगे या फिर गार्जियन। स्कीम जो है वो रेगुलेट कौन करेगा? PFRDA रेगुलेट करेगी थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ENPS। मिनिमम कंट्रीब्यूशन मैंने बता दिया 1000 है पर एनम, और कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। और एज ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी द प्लान जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल NPS अकाउंट में। सो दिस इज ऑल अबाउट NPS वात्सल्य। वात्सल्य से याद रखिए छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड गवर्नमेंट ने अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम निकाला, पहले NPS था फिर वो है, तो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर दिया है। अंडर दिस स्कीम बोला है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो NPS की तरह नेशनल पेंशन स्कीम में ही रह सकते हैं या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं। बट अगर एक बार एम्प्लॉय जो है UPS चूज कर लिया तो डिसीजन उसका फाइनल होगा, वो फिर NPS में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इम्प्लीमेंटेशन डेट की अगर बात करें तो April 1, 2025 से बेनिफिशियरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, और एम्प्लॉयर कितना होगा? 18.5% बेसिक सैलरी पर डियरनेस अलाउंस, ठीक है। बाकी सब बेनिफिट्स मिलेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है जिन्होंने 10 साल सर्विस की कंप्लीट किया है उनको फिक्स्ड पेंशन अमाउंट मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने एटलीस्ट 25 ईयर्स कंप्लीट किया है सर्विस का, वो एलिजिबल है कि उनको परसेंटेज ऑफ देयर
एवरेज बेसिक पे एज अ पेंशन मिलेगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस के अंदर कवर्ड है और उनके उनके एंड द ऑप्शन दे आर ऑप्शंस फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अंडर एनपीएस, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब महाराष्ट्र जो है पहला स्टेट है जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दीज आर द बजट डॉक्यूमेंट, बजट्स में ये मेंशन की गई है ये स्कीम और इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट एंड इंडाइसेस। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल, अब रिपोर्ट एंड इंडाइसेस में हम देख रहे हैं कि हर पार्ट में रिपोर्ट एंड इंडाइसेस आ रही है। तो इसमें जो भी रिपोर्ट्स हैं उसका जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर मैं नहीं चाहती कि आपको बहुत वास्ट लगे, लंबा लगे। जो इंपॉर्टेंट है वही हम ध्यान रखेंगे। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 कौन रिलीज़ किया है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। याद रखिए कौन रिलीज़ करता है? यूनाइटेड नेशन रिलीज़ करती है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अब ये 17 गोल्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उन पे फोकस करती है। बट अगर हम बात करें तो कोई भी कंट्री जो है 17 गोल अचीव करने की तरफ नहीं है 2030 तक। ओनली 17% ऑफ एसडीजी टारगेट्स जो हैं वो प्लान किया जा रहा है। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम अभी जो है इंडिया 100 रैंक के अंदर आया है। अभी इस बार उसका 99th रैंक है आउट ऑफ 167 कंट्रीज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एसडीजी कमिटमेंट की बात करें तो 190 कंट्रीज आउट ऑफ 193 कंट्रीज ने एसडीजी टारगेट को अपने एक्शन प्लान सबमिट किए हैं। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कहाँ हुई है? ईस्ट और साउथ एशिया में। टॉप रैंकिंग स्टेट्स की बात, कंट्रीज़ की बात करें तो फिनलैंड जो है एसडीजी इंडेक्स में लीड किए हैं। ओके, और फिर आते हैं कॉल फॉर एक्शन रिफॉर्म, कॉल फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म। तो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो है कहीं ना कहीं रिच कंट्रीज़ को फेवर करता है। तो कैपिटल हमको शिफ्ट करना है रिच कंट्रीज से एमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की तरफ। बस इतना याद रखिए कौन रिलीज़ करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कौन सी कंट्री टॉप की है? फिनलैंड टॉप की है, फिर स्वीडन एंड डेनमार्क। आपने देखा होगा पिछले भी इंडेक्स भी जो हमने पढ़े हैं उसमें भी हमारी वही कंट्रीज टॉप कर रही है। ठीक है, तो फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। इंडिया का पोजीशन कितना है? 99 है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज करती है। दिस इज द 10th एडिशन ऑफ ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज करती है। ठीक है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या, जितना भी इन्वेस्टमेंट आप क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ करते हो उसको मेजर करती है, उसका एनालिसिस करती है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। नेक्स्ट आते हैं 5th एडिशन ऑफ नेशनल टाइम रिलीज स्टडी। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और कॉरपोरेट अफेयर्स ने अभी ये रिलीज़ किया है 5th एडिशन नेशनल टाइम रिलीज स्टडी का, जो कि न्यू दिल्ली में है। अब ये टाइम रिलीज स्टडी जो है ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है जो कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट प्रोवाइड करता है कार्गो रिलीज़ के लिए, जो हेल्प करते हैं कि हमारी जो क्लियरेंस है कार्गो से रिलेटेड उसको इवेलुएट कर सके। 5th एडिशन जो है वो अडॉप्ट किया गया है एडवांस मेथोडोलॉजी के थ्रू, जिसमें सेक्टर वाइज, स्टेज वाइज चीज़ें की गई हैं। ठीक है, एंड ये 3 एडिशनल पोर्ट्स को जोग्राफिकल कवरेज जो है वो उसको बढ़ाने की बात की है। कोची सी पोर्ट, गढ़ी हरसारू आईसीडी एंड जयगांव एलसीएस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट एंड फाइनेंस अफेयर्स करती है। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर 5 रिपोर्ट्स आती हैं जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज़ करती है। ठीक है, किस किस चीज़ों में? तीन इंडिकेटर्स में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम लेवल। ठीक है, तो इसमें 5 रिपोर्ट आती है जो यूएनडीपी रिलीज़ करते हैं। तो आइसलैंड इसमें टॉप किए हैं। इंडिया का रैंक अगर बात करें तो 130 है। फिर इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का रैंक जो है 130 हो गया है 2023 में, जो कि ज़्यादा मतलब कम हो गया है। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री में इंडिया आती है। फिर भी इंडिया को बोला जा रहा है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रही है टुवर्ड्स हाई इनकम डेवलपमेंट। ओके, अब चाइना की बात करें 78 आता है, श्रीलंका 89 आता है, भूटान 125 आता है, बट इंडिया जो है 130th पोजीशन पे आता है, पहले 133 था। अब आते हैं इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी यूएनडीपी निकालती है। ठीक है, कि इनइक्वालिटी कितना एडजस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया का इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वैल्यू 0.475 है। ठीक है, और इनइक्वालिटी जो है इंडिया को पुश कर रहा है कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी की तरफ पुश कर रहा है। अब आते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी यूएनडीपी निकालते हैं। ठीक है, इसके अंदर बोला गया कि 1.1 बिलियन पीपल जो हैं 112 डेवलपिंग कंट्रीज़ में मल्टी डायमेंशनली
पुअर है, ठीक है। और इंडिया का जो वैल्यू है वो 0.283 है, जो कि डिक्रीज़ हो गया है, डिक्रीज़ होके 0.069 हो गया है। नेक्स्ट आते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी यूएनडीपी निकालती है। जेंडर कितना हमारा जेंडर इक्वालिटी है या नहीं है। तो ग्लोबल जीआईआई वैल्यू जो है 2023 की 0.455 है। और अमंग द कंट्रीज हाईएस्ट जेंडर इक्वालिटी अगर बात करें तो वो डेनमार्क में है। और कंट्रीज जहाँ पे हाईएस्ट जेंडर इन इक्वालिटी है वो येमेन, नाइजीरिया, सोमालिया, चाद, अफगानिस्तान, यहाँ पे है। इंडिया का वैल्यू 0.403 है। अब प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी यूएनडीपी निकालती है। यूनाइटेड किंगडम जो है इसमें टॉप के हैं, क्योंकि वो अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्लैनेट से जोड़कर उसको ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हैं। इंडिया का रैंक 0.656 है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूएनडीपी की ये 5 रिपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने पंचायत को मेजर करने की, जो ग्राम पंचायत है उनको मेजर करने के लिए कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं टुवर्ड्स अक्रॉस इंडिया, कि वो कितना फोकस कर रहे हैं लोकल लेवल पे। तो दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज़ किया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ये अलाइन किया गया है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एविडेंस बेस्ड प्लानिंग को प्रमोट किया गया है ग्रास रूट लेवल पे। अब इसमें 9 LSDGs आते हैं, थीम्स हैं, जिसमें जैसे कि पॉवर्टी फ्री हो गया, एनहांस्ड लाइवलीहुड हो गया, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद ज़रूर होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिलीज़ करते हैं। अब ग्राम पंचायत को 5 उसमें स्कोर किया जाएगा, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट एंड बिगनर। तो कोई भी ग्राम पंचायत जो है वो अचीवर उसमें नहीं है, स्टेटस में नहीं है, अचीवर स्टेटस में नहीं आया है। बाकी सब फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट, बिगनर सब है, ठीक है। और ये इंडिकेटर अलाइन किसके साथ किया है? नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क बाय मॉस्पी। अब इसमें कुछ कुछ स्टेट एक्सक्लूड है, जैसे मेघालय, नागालैंड, गोवा, पौडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत स्पेंडिंग है, ठीक है। एंड ये एक मल्टीलैंग्वेज पोर्टल पे डेडिकेट किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा। ओके, सो स्टेट फ्रॉम फ्रंट रनर स्टेट की बात करें तो गुजरात है, फिर तेलंगाना है। स्टेट विथ हाई नंबर ऑफ परफॉर्मर्स गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और स्टेट विथ हाई नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये सब जो हैं है। नेक्स्ट आते हैं रिकॉर्ड प्रोडक्शन इन माइनिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो इंडिया का माइनिंग सेक्टर जो है वो अभी एक्सेप्शनल ईयर, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल ईयर विटनेस किया है, क्योंकि माइनिंग जो इंडस्ट्री है हमारी बहुत ग्रो कर रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिलीज़ करते हैं। इंडिया का रैंक अगर बात करें तो 4th पोजीशन में आता है ग्लोबली आयरन और प्रोडक्शन में, और 2nd एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर में। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मत याद करिएगा। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 रिपोर्ट, ये कौन रिलीज़ करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कितना हमारे यहाँ एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, कितना हम एनर्जी हमको बचा है यूज़ करने के लिए, वो सारी चीज़ें बताए हैं। तो फॉर एग्जांपल इंडिया, आपको पता है इंडिया जो है वो पूरी तरह कोल पे डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इंडिया का टोटल कोल रिजर्व जो है वो 389.42 बिलियन टन्स है, जो कि हाईएस्ट शेयर कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है? उड़ीसा, फिर उसके बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल एंड देन मध्य प्रदेश। क्रूड ऑयल रिजर्व्स की बात करें तो वेस्टर्न ऑफशोर जो है उसका लार्जेस्ट शेयर है, फिर आसाम, फिर राजस्थान एंड गुजरात। फिर नेचुरल गैस की बात करें तो वेस्टर्न ऑफशोर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर आसाम, ईस्टर्न ऑफशोर, फिर आसाम। अब रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल्स की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमारी आती है रिन्यूएबल एनर्जी में से, वो विंड एनर्जी में से आती है, फिर उसके बाद सोलर एनर्जी, लार्ज हाइड्रो आता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा सबसे ज़्यादा आता है ये पूछा जाता है, ठीक है। स्टेट वाइज रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान प्रोड्यूस करता है, फिर महाराष्ट्र, गुजरात एंड देन कर्नाटका। अब डोमिनेंस ऑफ कोल इन एनर्जी मिक्स बहुत ज़्यादा है, आपको पता है एनर्जी इंपोर्ट्स एंड रिलायंस, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2024, ये मॉस्पी निकालती है। ये 2nd कॉन्जिक्यूटिव राउंड है। इसमें क्या है कि क्या मेजर किया जाता है कि हाउस होल्ड कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना हमारे कंट्री में इकोनॉमी बढ़ रही है हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू। तो फाइंडिंग्स की बात करें अगर तो हाँ,
फाइंडिंग्स की बात करें तो सारे 18 मेजर स्टेट ने अभी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है बोथ रूरल और अर्बन एरियाज में। मैक्सिमम इंक्रीज रूरल एरियाज में उड़ीसा में हुआ है, अर्बन एरियाज में पंजाब में हुआ है, और लीस्ट इंक्रीज की बात करें तो रूरल एरियाज में महाराष्ट्र है और अर्बन में कर्नाटका है। ठीक है, तो वाइड गैप है बिटवीन अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालती है। इंडिया का रैंक इसमें 43 है आउट ऑफ 55 कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज ने टॉप किया है? यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया ने टॉप किया है। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत हैं, ये इम्प्रूवमेंट हुआ है इनके रैंकिंग में, बट टॉप कौन किया है? यूएस, यूके, फ्रांस, और इंडिया का रैंक 43rd है। ठीक है, फिर आते हैं 6th राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटेंसेस सर्वे। तो आपको पता है कि इंडियाज जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है रेमिटेंसेस रिसीव करने के लिए, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है। इंडियाज का टोटल रेमिटेंसेस अगर बात करें तो हैव मोर देन डबल हो गया है। यूएस जो है लार्जेस्ट सोर्स है जहाँ से हमारे यहाँ रेमिटेंसेस आता है। एडवांस्ड इकोनॉमी की अगर बात करें तो यूके, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ओवर 50% ऑफ टोटल रेमिटेंसेस अकाउंट करती हैं। अब सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन रिसीव करता है? महाराष्ट्र रिसीव करती है, फिर केरला, उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, ये स्टेट्स भी हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2025 फोर्ब्स। तो फोर्ब्स ने अभी इसको रिलीज़ किया है। ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, हमने बताया था कि अभी अंबानी का जो पोजीशन है वो रिड्यूस हो गया है, मतलब 18th हो गया है, मतलब वो नीचे आ गए हैं टॉप बिलियनर में से। सबसे ज़्यादा बिलियनर एलॉन मस्क है जो कि टेस्ला कंपनी के वो हैं। यूएस टॉप किया है इसमें, फॉलोड बाय चाइना एंड देन इंडिया। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का पोजीशन 205 बिलियनर्स में है टोटल ऑफ। द रिचेस्ट इंडियन के बिलियनर हैं वो मुकेश अंबानी है, जो सबको पता है, रिलायंस कंपनी के वो हैं, डाइवर्सिफाइड इनका वो है। फिर गौतम अडानी। ठीक है, तो मुकेश अंबानी से भी नीचे गौतम अडानी है। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन 2024 अचीवमेंट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिलीज़ किया है। ठीक है, इंडिया का टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी रीच हो गई है 217.62 गीगावाट। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु है। रूफटॉप सोलर की बात करें तो 53% इंक्रीज़ हुआ है, और लीडिंग स्टेट गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु है। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2025। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड कौन निकालता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन, ये सब चीज़ें को मेजर करती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें तो वो 5% है 2024 में। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। अपर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं 6th लॉजिस्टिक एस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। तो लॉजिस्टिक लीड्स इंडेक्स कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है। ये एक इंडेक्स पे बेस्ड है जो वर्ल्ड बैंक निकालती है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो अचीवर स्टेट कौन से हैं? गुजरात है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। फास्ट मूवर्स में आंध्र प्रदेश और गोवा आते हैं। एस्पायर्स में केरला एंड वेस्ट बंगाल आते हैं। लैंडलॉक्ड भी हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स। ये आरबीआई निकालती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब पब्लिक कितना गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड कर रही है अपना फंड जो पूरी तरह यूटिलाइज हो रहा है, हाउ इफेक्टिवली गवर्नमेंट फंड्स आर यूटिलाइज। तो ये इसमें मेजर किया जाता है और ये आरबीआई निकालती है। ठीक है, जो कि हम ये देखती है कि कितना पब्लिक स्पेंडिंग हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा रहा है और डेवलपमेंट को बढ़ा रहा है। की इंडिकेटर्स की बात करें तो कैपिटल आउटले टू जीडीपी रेशियो मेजर करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल आउटले रेशियो, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल एक्सपेंडिचर रेशियो। ओके, सो दीज आर द थिंग्स इसके अंदर मेजर किए जाती है और कौन निकालता है? आरबीआई निकालती है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 7। आई विल स्टार्ट मिसलिनियस इसमें थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी जोड़ा गया है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन।